ऑलराइट, सो आज सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्म एसेट। एसेट या एसेट्स क्या होते हैं? देखिए, ये टर्म तो वैसे भी कॉमनली आजकल इंग्लिश में भी यूज होती है, यानी अगर कोई बंदा अकाउंटिंग बैकग्राउंड या बिजनेस बैकग्राउंड नहीं भी रखता तो उसको भी ये टर्म मालूम है कि एसेट क्या होता है। एसेट एनी थिंग दैट इज इन योर ओनरशिप, दैट इज योर बिलोंगिंग। अगर आम लफ्जों में हम समझे, मैं अभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा। जो चीज आपकी प्रॉपर्टी है, जो चीज आपकी आपका असासा है, आपकी ओनरशिप के अंदर है, आपसे बिलोंग करती है, हम उसको एसेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास उसकी गाड़ी है तो वो गाड़ी उसकी एसेट है। अगर किसी के पास कैश है तो कैश उसका एसेट है। ठीक है। सो एसेट क्या होता है? एसेट आम लफ्जों में इज समथिंग दैट इज इन योर ओनरशिप। लेकिन अकाउंटिंग में इसको इतनी आसान लफ्जों में हम नहीं देखते। कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। एसेट को हम आम आदमी से भी पूछेंगे तो उसको भी पता होगा। असासा जात, एनीथिंग दैट इज योर बिलोंगिंग, एनीथिंग दैट इज इन योर ओनरशिप। लेकिन अकाउंटिंग की टर्म्स में हम इसको कैसे देखते हैं? अकाउंटिंग की टर्म्स में हम इसको देखते हैं कि अ रिसोर्स, सबसे पहले ये क्या है? एक रिसोर्स है विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि probable that economic benefits economic benefits will flow to the entity, will flow to the entity। बस ये आगे भी इसकी एक तीसरी चीज भी है वो, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो तीसरा एलिमेंट क्या है कि कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। ये तीसरी चीज है। सो एसेट हम किसे कहते हैं? एसेट हम कहते हैं अ रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। अब यहां पे सबसे पहले हमने टर्म समझनी है कंट्रोल्ड की, और फिर प्रोबेबल समझना है, व्हाट इज प्रोबेबल। और फिर हमने समझना है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तीन चीजें अभी फिलहाल हमने समझनी है। हमने कहा एसेट एक ऐसे रिसोर्स को कहते हैं जो कि एंटिटी के कंट्रोल में हो। अच्छा, अब देखें, मैंने यहां पे टर्म यूज की कंट्रोल, मैंने यहां पे टर्म ओनरशिप क्यों नहीं यूज की? रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय द एंटिटी, तब भी कहूंगा तो ठीक ही होगा ना। लेकिन यहां पे एक लॉजिक है कि हमने ओन्ड की टर्म यूज क्यों नहीं की, ऑनरशिप की टर्म यूज क्यों नहीं की? क्योंकि ऑनरशिप का मतलब होता है लीगल टाइटल। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि अगर आप मेरी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन देखें तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, वो गाड़ी मेरे नाम पर है, तो उसका मतलब है मैं गाड़ी को ओन करता हूं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक मशीन है, अगर वो मशीन मैंने खरीदी है, अपने नाम से खरीदी है, और मेरे नाम है वो मशीन, तो इसका मतलब है कि मैं उसको ओन करता हूं। लेकिन हम यहाँ पे ओन की बजाय टर्म लिख रहे हैं कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड यहाँ पे क्या मतलब है इस बात का? कंट्रोल में यहाँ पे दो बातें हैं। एक है डिसीजन मेकिंग, कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी। देखिए, एक चीज आपके कंट्रोल में होती है जब आप उसकी डिसीजन मेकिंग कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास गाड़ी है तो मेरे कंट्रोल में होने का मतलब ये है कि मैं उसको चलाऊं, ना चलाऊं, खुद चलाऊं, या फॉर एग्जांपल रेंट ए कार के तौर पे यूज करूं, उबर, करीम या इन ड्राइव के तौर पे यूज करूं। ठीक है, मैं खुद इस्तेमाल करूं, मेरे पर्सनल यूज में है, या फॉर एग्जांपल मैंने अपने भाई को दे दिए कि अच्छा तुम इस्तेमाल कर लो। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप डिसाइड कर रहे हो उसका यूज, उसका क्या होगा, यूज करना भी या नहीं करना, या क्या यूज होगा, वट एवर। और दूसरी चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज उसके रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स। जब किसी रिसोर्स के यानी किसी एसेट के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपके हों तो वो एसेट आपके कंट्रोल में होता है।
रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब क्या है कि उसका फायदा और उसका नुकसान आपका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास गाड़ी है, अगर मैंने वो उबर या करीम पे चला दी, उससे पैसे कमा रहा हूं मैं, ठीक है, तो उसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो मेरे हैं। खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, देन आई हैव टू बियर द लॉस, रिस्क मेरा है। एक मशीन है एंटिटी की, मशीन से प्रोडक्शन हो रही है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि मार्केट में सेल हो रहे हैं, रिवॉर्ड। रिस्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल मशीन जल जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मशीन जल जाती है, तो रिस्क एंटिटी का है। तो याद रखें कि टर्म कंट्रोल का मतलब है कि उस एसेट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, एंड नंबर टू उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड एंटिटी के हैं। अगर उसकी डिसीजन मेकिंग एंटिटी करती है और उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एंटिटी के हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हमें ओनरशिप देखने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात कर दी, कि ऐसा भी एसेट हो सकता है जो कि आपकी ओनरशिप में नहीं है लेकिन आपके कंट्रोल में? बिल्कुल। इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी लेता हूं बैंक से, मैंने 5 साल की लीज पर या 5 साल की इंस्टॉलमेंट पर बैंक से गाड़ी ले ली, गाड़ी बैंक ने मुझे दे दी। गाड़ी कैसे ली? मैंने डाउन पेमेंट की, अब उन्होंने 5 साल की मुझे इंस्टॉलमेंट बना के दे दी कि भाई ये जो गाड़ी की पेमेंट है ये आपने 5 सालों के अंदर हमें करनी है। उसमें जाहिर बात है प्रॉफिट भी शामिल है जो बैंक मुझसे अर्न कर रहा है, या इंटरेस्ट वट। अब गाड़ी की पेमेंट जो है वो 5 सालों में जानी है, लेकिन गाड़ी ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है, मैं उस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस गाड़ी को यूज कर रहा हूँ, उससे बेनिफिट ले रहा हूँ, उसका रिस्क मेरा है। खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाता है, तो फिर वो बैंक नहीं बियर करेगा, आप बियर करेंगे। आप उससे जितने मर्जी पैसे कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, टूर्स पे जा रहे हैं, वो रिवॉर्ड भी आपका है। चलानी है नहीं चलानी है डिसीजन भी आपका है। लेकिन वो गाड़ी जब तक आप सारे इंस्टॉलमेंट नहीं कर देते ना, बैंक के नाम पे रहती है। में जब आखिरी इंस्टॉलमेंट जारी होती है, फिर ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर होती है। अब इन 5 सालों के अंदर वो अगर देखेंगे तो गाड़ी तो बैंक के नाम होगी, गाड़ी तो बैंक के नाम है, टाइटल तो उनका है, ओनरशिप तो उनकी है, कागजात पे तो उनका नाम लिखा हुआ है, रजिस्ट्री पे तो उनका नाम लिखा हुआ है। बट दैट इज कंट्रोल्ड बाय यू, बिकॉज उसकी डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हैं, बिकॉज द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर योर्स। सो कंट्रोल का मतलब होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एंड डिसीजन मेकिंग, इसलिए ओनरशिप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होती। सो ओनरशिप जरूरी नहीं है आपकी हो, अगर कंट्रोल आपका है तो इसका मतलब है कि देन वो आपका एसेट है। सेकेंड टर्म क्या है? प्रोबेबल। प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ली, जिसमें मैंने भी एग्जांपल दी। अब आपने गाड़ी ली कि फॉर एग्जांपल यार मैं इसको उबर और करीम पे भी चलाया करूंगा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी भी जाया करूंगा, और मैं अपने उबर करीम से पे चला के यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस भी निकालूंगा। अब आपने जब गाड़ी खरीदी है, तो ये एब्सोल्युटली सर्टेन तो नहीं है, यू आर नॉट एब्सोल्युटली श्योर कि आप इससे पैसे कमा पाएंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, अब पुरानी गाड़ी में तो कोई बैठेगा भी नहीं। या फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, आप ऐसे टाइम पे गाड़ी चला रहे हैं कि आपको उस टाइम पे कोई ड्राइव्स ही नहीं मिलती, तो ये आपने तो सोचा था कि यार उस एसेट से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, लेकिन ये इकोनॉमिक बेनिफिट याद रखें क्या है? ये प्रोबेबल है। प्रोबेबल का मतलब क्या है? कि हाईली लाइकली है। हाईली लाइकली यानी आप इसको कह सकते हैं कि यार मोर देन 50% चांसेस हैं कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने ऑफिस के लिए एक एसी खरीद के लाते हैं, आपने सोचा कि यार एसी खरीद ली है, अब 3-4 साल आराम से गुजर जाएंगे, इन्वर्टर है, बेहतरीन एसी है। वो क्या होता है कि जनाब शॉर्ट सर्किट होता है, एसी जल जाता है। अब आपको तो लगता था कि ये 5 साल आपको बेनिफिट देगा, लेकिन 5 साल क्या, वो तो 2 दिन भी नहीं चला। सो याद रखें कि जब हम उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या? इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ ये नहीं होता इनफ्लोज, कि भाई अगर आपने मिसाल के तौर पे गाड़ी खरीद ली है तो आपने उबर या करीम पे चलानी है, ये मशीन आपने खरीद ली है, तो मशीन जो है वो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ यूनिट्स बना रही है जो मार्केट के अंदर सेल कर रही है, ये सिर्फ इनफ्लोज नहीं होता, बल्कि इसके अलावा भी चीजें होती हैं। इवन कॉस्ट सेविंग भी इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। जिस तरह एक नॉर्मल एसी होता है और एक इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर आपकी बिजली कम लेता है। या फॉर एग्जांपल अगर आप मिसाल के तौर पे अपने किसी एग्जिस्टिंग एसेट पे, किसी एग्जिस्टिंग मशीनरी पे कोई ऐसा
पुर्जा लगाते हैं, कोई ऐसे इक्विपमेंट लगाते हैं, कोई ऐसा टूल या किट इंस्टॉल करते हैं जो कि आपको कॉस्ट सेव करके दे रहा है, तो ये भी इकोनॉमिक बेनिफिट है। सो इकोनॉमिक बेनिफिट का ये मतलब नहीं होता कि आपको पैसे आए हैं। अगर आप गाड़ी यूज कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी जाते हैं, ये भी इकोनॉमिक बेनिफिट है। ठीक है, कंपनी ने एम्प्लॉय इसके पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी रखी हुई है, ये भी इकोनॉमिक बेनिफिट है। जरूरी नहीं है कि उससे पैसे आए, पैसे आना भी इकोनॉमिक बेनिफिट है, लेकिन इसके अलावा कॉस्ट सेविंग एंड अदर भी हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट। तो किसी भी किस्म का इकोनॉमिक बेनिफिट, चाहे वो इनफ्लोज की फॉर्म में हो या अदर फॉर्म्स में हो। सो एक ऐसा रिसोर्स जो कि एंटिटी के कंट्रोल में हो, यानी एंटिटी की डिसीजन मेकिंग एंटिटी करती हो उसकी, और उसके जितने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स है वो एंटिटी से बिलोंग करते हो, और ये प्रोबेबल हो, ये हाईली लाइकली हो, मोर देन 50% चांसेस हो कि उससे एंटिटी को इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी, क्योंकि आज आपने एसेट खरीदा है, आपका इरादा है अगले 4-5 साल इसको इस्तेमाल करेंगे, मशीन खरीदी है, अगले 2 साल इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको लगता है बनेंगे, ये प्रोबेबल है। और नंबर 3, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। कॉस्ट कैन बी रिलायबली, अगर आप किसी एसेट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, तो आप उसको एसेट नहीं कह सकते। इससे अक्सर कंपनीज जो है ना, वो अपने एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए कहती हैं कि यू आर और एसेट, आप हमारे एसेट हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है, आप कंपनी के एसेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? हाँ, कंपनी आपको कंट्रोल कर रही है इन टर्म्स के, डिसीजन मेकिंग कर सकती है, अच्छा कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, 3 साल कम से कम हमारी कंपनी में काम करना है, चलो ये कंट्रोल का एलिमेंट फिर भी कुछ ना कुछ नजर आता है। हालांकि कंट्रोल का एलिमेंट वैसे नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ समवन डाइज, अगर वो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लें 3 साल का, और वो बंदा मर जाए, तो अब जाहिर बात है, अब आप उसको वापस तो नहीं ला सकते इस दुनिया के अंदर। सो कंट्रोल का एलिमेंट भी उस तरह से, लेकिन चले इन टर्म्स ऑफ ऑफिस टाइमिंग, इन टर्म्स ऑफ के 3 साल किसी और कंपनी में नहीं जाना, कंट्रोल का एलिमेंट नजर आता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यस, हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और जाहिर बात है उनकी क्लासेस पढ़ाता हूँ, तो उसमें बच्चे होते हैं, वो फी देते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है। एक कंपनी का मशीन ऑपरेटर है, वो मशीन यूज करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है। लेकिन कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। क्या आप किसी ह्यूमन को असाइन कर सकते हैं वैल्यू? फॉर एग्जाम्पल आप मेरी कीमत लगा सकते हैं, या मैं किसी बंदे की कीमत लगा सकता हूँ कि वो 2 करोड़ का, या 10 करोड़ का, या 100 करोड़ का? नो, वी कैन नॉट असाइन देम द वैल्यूज। इसलिए ह्यूमंस कैन नेवर बी योर एसेट्स। ह्यूमंस को हम एसेट्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो ये जो लोग स्टेटमेंट देते हैं, वो जस्ट इस तरह से कह सकते हैं कि वो रिसोर्स का एक सिनोनिम बोलते हैं। किसी को अगर रिसोर्स कहना ना, कि यू आर और ब्यूटीफुल रिसोर्स, तो कहते हैं कि आप हमारे एसेट है। बेसिकली उनका मतलब वहां पर रिसोर्स कहना होता है कि आप हमारे एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। वैल्यूएबल रिसोर्स कहना होता है उन्होंने, तो वो एसेट बोल देते हैं। तो एसेट अकाउंटिंग के टर्म में आप किसी ह्यूमन को एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन नॉट असाइन वैल्यूज टू देम, आप उसको कॉस्ट नहीं असाइन कर सकते। एंड द सेकंड थिंग इज के कंट्रोल का एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, मशीन की बात करें, आपने एक मशीन खरीदी, आप उसको जितना सुबह दोपहर शाम 24 घंटे उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल करें, 7 डेज अ वीक करें, ठीक है जी, आपके कंट्रोल में है। उसके जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होंगे आपके होंगे, और ये प्रोबेबल है कि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे, और जितने की मशीन आपने खरीदी है उसकी वैल्यू को भी मेजर किया जा सकता है, तो फिर हम उसे कहेंगे कि वो हमारा एसेट है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ एसेट्स। दो ब्रॉड टाइप्स हैं एसेट्स की, या क्लास है, ये टाइप्स है। एक हमारे पास है भाई नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा हमारे पास है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, या इसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। सो वैसे इसको नॉन करंट ही बोलते हैं, लेकिन कुछ पुरानी किताबों के अंदर फिक्स एसेट भी लिखा होता है, तो ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाइए, लॉन्ग टर्म एसेट भी इसको बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसको समझाने से पहले कि नॉन करंट एसेट क्या होते हैं और करंट एसेट क्या होते हैं, एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने क्या करना है
या आपने एसी खरीदना है, ठीक है, आप एसी खरीदना है, आपने रूम में एक एयर कंडीशन लगाना है, एसी लगाना है, आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे गए, एक एसी जहाँ पे सेल होते हैं। सो वहां पर जब आप गए तो आपने देखा कि डिफरेंट कंपनीज के एसीज लगे हुए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हायर के हैं और सैमसंग के हैं, तोशिबा के हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफरेंट कंपनीज के एसीज लगे हुए हैं। अब वो जो एसी वाली शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, वो क्या करते हैं उन एसीज का, वो एसी सेल करते हैं। अच्छा, अब उनकी क्या कोशिश होगी कि वो एसी जल्द से जल्द बिक जाए या देर से बिके, उनकी कोशिश होगी कि सारे ही आज बिक जाए, जल्द से जल्द बिके। आपने वो एसी खरीद लिया, आपने क्या किया उसका, आपने उसको घर में आके लगा दिया अपने रूम के अंदर। अब आप क्या दुआ कर रहे होंगे, आप ही दुआ कर रहे होंगे कि यार ये एसी लॉन्ग टर्म चले, ठीक है, जितने मैक्सिमम ईयर्स ये मुझे फायदा दे सकता है, 4 साल 5 साल, जितना मैक्सिमम चल सकता है उतना चले। अब देखें, दोनों के पास एसी था, और एसी एक रिसोर्स है जिस पे आपका कंट्रोल है। अगर शॉपकीपर के हवाले से देखें तो वो चाहता तो ना बेचता, उसने चाहा तो बेच दिया, ठीक है, उससे एसी बिका तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट आया, आपके कमरे में एसी आके लगा, एसी कूलिंग कर रहा है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट बन गया कमरे का, आपको भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। उसको भी पता है कितने का एसी बिका है, आपको भी पता है कितने का एसी आपने खरीदा है, तो एसेट की तो तीनों पॉइंट मीट हो गए कि एसेट उसके भी कंट्रोल में था, आपके भी कंट्रोल में है, उसको भी इकोनॉमिक बेनिफिट आया, आपको भी इकोनॉमिक बेनिफिट आया, उसको भी कॉस्ट का पता है, आपको भी कॉस्ट का पता है, तो एसेट हो गया दोनों के लिए। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि उसने वो एसेट बेचने के लिए रखा, आपने ये एसी बेचने के लिए नहीं खरीदा बल्कि इस्तेमाल के लिए खरीदा है। फर्क हो गया, उसकी इंटेंशन थी सेल की कि इसको सेल करना है, आपकी इंटेंशन है यूज की कि आपने यूज करना है, उसकी इंटेंशन थी कि 12 महीनों के अंदर अंदर बिक जाए, जल्द से जल्द बिक जाए। आपकी इंटेंशन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा चले, 12 महीने क्या, 12 महीने से कहीं ज्यादा चले। सो इसका मतलब है कि यार एसी उसके लिए भी एसेट था, एसी आपके लिए भी एसेट है, लेकिन ये सेम एसेट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने यूज के लिए खरीदा, उसने सेल के लिए रखा हुआ था। आप लॉन्ग टर्म उसका यूज चाहते हैं, वो चाहता था शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिल जाए, उसको जल्दी बिक जाए, तो ये एक एसेट नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने जनरेटर खरीदना है, ठीक है, अब वो जनरेटर की जनाब किसी भी फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास गए हैं, जनरेटर खरीदना है। अब वो जनरेटर जो कंपनी सेल करती है उनके पास गए हैं, तो वो कंपनी जनरेटर सेल करती है, आपने किस लिए खरीदना है, यूज के लिए, तो उनका काम है बेचना, आपका काम है यूज करना। वो चाहते हैं जल्द से जल्द जनरेटर बिक जाए, आप चाहते हैं कि जनरेटर लॉन्ग टर्म चले। सो इसका मतलब है कि एसेट उनके लिए भी है और एसेट आपके लिए भी है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क है कि वो बेचने हैं, आप यूज कर रहे हैं। सो यही फर्क है करंट और नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट जो होते हैं, ठीक है जी, ये कौन से एसेट्स हैं, दीज आर द एसेट्स फॉर यूज इन द बिजनेस, बिजनेस यूज के एसेट्स हैं। आप इनको बिजनेस में क्या कर रहे हैं, यूज के लिए खरीदते हैं, पर्पज इज यूज, नॉट टू सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आपका काम इस एसेट को बेचना नहीं है, नॉट टू सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आपका काम इस एसेट को बेचना नहीं है। क्या मतलब इस बात का, भाई हम एसी, अगर आप एसी खरीद ले, आप एसी बेचते थोड़ी, आपने तो यूज के लिए खरीदा है। एक कंपनी एसेट एसी लेकर आती है, जनरेटर लेकर आती है, वो कंपनी जनरेटर बेचती थोड़ी है, उन्होंने तो कंपनी के यूज के लिए खरीदा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो तो बैकअप फैसिलिटी हो। सो नॉट टू सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उनका काम बेचना नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि वो बेचेंगे नहीं, हो सकता है एसी 3 साल बाद, जनरेटर 5 साल बाद कंपनी बेचे और नया खरीदे, उस बेचने की बात नहीं हो रही। उनका काम बेचना है, एसी बेचना नहीं, उनका काम एसी बेचना तो नहीं है। दे डू नॉट सेल एसीज, दे आर बाइंग इट टू यूज इन द बिजनेस, ठीक है। और इसका जो बेनिफिट है या इसकी जो लाइफ है, इकोनॉमिक बेनिफिट या यूजफुल लाइफ इज मोर देन 12 मंथ्स, ये 12 महीनों से ज्यादा है।
सो बिजनेस यूज की एसेट्स हैं, नॉट टू सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यूज के लिए खरीदे हैं। आपका काम उन एसेट्स को बेचना नहीं है, ये मतलब नहीं कि बेचेंगे नहीं, हो सकता है कल को जाके बेचे जब कोई नया एसेट खरीदना हो, हमारा काम उसको बेचना नहीं है। और उसके बेनिफिट, ये लाइफ इज मोर देन 12 मंथ्स। करंट एसेट्स ऑन द अदर हैंड, इनको हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। लिक्विड एसेट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। क्या मतलब है इस बात का? ये वो एसेट्स हैं जो कि एंटिटी सेल करती है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एसी सेल करते हैं, और इसका जो बेनिफिट है इज रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स। और विद इन 12 मंथ्स इसका बेनिफिट जो है आपको क्या हो जाता है? रियलाइज हो जाता है। यहां पे क्या है? यहां पे बेनिफिट लॉन्ग टर्म है क्योंकि आपने यूज के लिए खरीद। यहां पे बेनिफिट शॉर्ट टर्म है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? वही जो मैंने बताया। इन्वेंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट। इन्वेंट्री क्या होता है? गुड्स फॉर रीसेल, जो चीजें आप बेचते हैं, जो आपका काम है बेचना। अब शोरूम के लिए कार्स बेचना, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेंट्री है, टोयोटा के लिए कार्स इन्वेंट्री है, एप्पल के लिए उनके लैपटॉप्स और गैजेट्स इन्वेंट्री है, जो काम है उनका बेचना। इसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स या रिसीवेबल, जिनसे आपने पैसे लेने हो। किनसे पैसे लेने होते हैं? जिनको फॉर एग्जांपल अगर आपने क्रेडिट पे गुड सेल की है, उनसे पैसे लेने होते हैं, उनको रिसीवेबल कहते हैं, उनको डेटर्स भी बोलते हैं। उनको भी हम क्या कहते हैं? करंट एसेट कहते हैं, क्योंकि आपने किसी को अगर क्रेडिट पे गुड सेल किए तो 20 दिन का क्रेडिट दिया होगा, 30 दिन का दिया होगा, 2 महीने का दिया होगा, लेकिन आपने उनको विद इन 12 मंथ्स रिकवर करना होता है। इसी तरीके से बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं, कैश एट बैंक जिसको बोलते हैं, ये कैश पड़ा हुआ एंटिटी के पास, एटसेट्रा, ये करंट एसेट्स हैं। क्योंकि क्या है? लिक्विड है। आप इन्वेंट्री की बात करें, आप ट्रेड रिसीवेबल की बात करें, आप फॉर एग्जांपल इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। फिर इन्वेंट्री ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर सेल किया जाता है, और 12 महीनों के अंदर अंदर आपका रिसीवेबल फॉर एग्जांपल रिकवर हो जाता है। अगर हम बिजनेस यूज की बात करें, एसेट्स फॉर बिजनेस यूज, तो ये इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? जैसा प्लांट एंड मशीनरी, जो एंटिटी प्रोडक्शन के लिए यूज करती है। प्लांट, ये प्रोडक्शन प्लांट्स, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। इक्विपमेंट्स हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हो गए। क्या चीजें हैं ये आपके पास? फॉर एग्जांपल आपकी आपके फॉर एग्जांपल एसीज हैं, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास फैंस लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, एलईडीज लगी हुई हैं, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये सब आपका क्या है? ये आपके नॉन करंट एसेट है। तो याद रखना है आपने। अगर मैं आपसे कहूं कि कार कौन सा एसेट है, तो आप कहेंगे कि सर कार का आप क्या करते हैं? अब मैं कहूंगा कंपनी कार है जो एम्प्लॉय के पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज होती है, आप कहेंगे नॉन करंट एसेट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कार हम सेल करते हैं, हमारा काम है कार बेचना, तो आप कहेंगे करंट एसेट है, क्योंकि इन्वेंट्री है। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल मशीनरी, आप कहेंगे सर मशीनरी का क्या करते हैं? हमने कहा प्रोडक्शन के लिए यूज होती है बिजनेस में, आप कहेंगे नॉन करंट एसेट है। मैं कहूंगा हम सेल करते हैं वो मशीनरी, तो आप कहेंगे करंट एसेट है। सो ये है जनाब एसेट्स। एसेट्स रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी, जिससे एंटिटी को प्रोबेबल हो कि इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे, और जिसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर किया जा सकता हो। फिर उसकी दो टाइप्स हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिर नॉन करंट एसेट्स की फर्दर दो टाइप्स हैं। एक है भाई आपके पास टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, और एक आपके पास है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनकी क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच कैन बी टच्ड, फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनटेंजिबल, नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस।
अब हमने ये तो पढ़ लिया भाई, फॉर एग्जांपल ये प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड एंड फिटिंग, ये सब क्या हैं? ये टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स हैं। अब इनटेंजिबल क्या है? फॉर एग्जांपल आपने कोई डेवलपमेंट की, कोई प्रोडक्ट बनाई, आपने कहा यार इस प्रोडक्ट का डिजाइन कोई टेक्नोलॉजी चोरी ना कर ले, आपने उसका पेटेंट रजिस्टर करवा लिया कि बस ये हमारे अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा डिजाइन कोई यूज नहीं कर सकता, आपने उसको सिक्योर कर लिया थ्रू ए पेटेंट। इसी तरीके से आपकी कोई पब्लिकेशन ऐसा बुक्स की होती है कि कोई और इसको कॉपी ना कर ले, कॉपीराइट्स। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर्स, इसी तरीके से वेबसाइट्स, एप्स, एप्लीकेशंस, ये कौन से एसेट्स हैं आपके? ये इनटेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स हैं। सो टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती।